मैं राइफल के सेफ्टी कैच आगे करने की आवाज सुन चुका था। अब सिर्फ ट्रिगर पर उंगली की हल्के से दबाव की जरूरत थी कि राइफल में से गोली ने फायर होकर मेरे सर के परखचे उड़ा देने थे। मेरे पास अपने बचाव के लिए सिर्फ एक ही हथियार था और वो जहरीली सुई वाली बॉल पॉइंट पेंसिल थी। लेकिन ये हथियार मेरे हाथ में नहीं था, मेरी पतलून की दाईं तरफ जेब में था। सिख फौजी के हुक्म पर मैं उठने लगा तो मुंह के बल लेटे हुए उठते वक्त लामहाला मुझे अपने हाथ जमीन पर लगाने थे। मुझे जो कमांडो एक्शन करना था वो मैंने सोच लिया था। ये एक्शन मेरी जिंदगी का आखिरी एक्शन भी साबित हो सकता था। किसी भी मुल्क के तरबियत याफ्ता फौजी को ऐसी हालत में जेर करना कि उसके हाथ में राइफल भी हो, इतना आसान काम नहीं था। लेकिन मुझे ये काम हर हालत में करना था और अपनी जान की बाजी लगाकर करना था। मेरे सामने दूसरा कोई रास्ता नहीं था। उस सिख फौजी पर मुझे एक बात की बरतरी जरूर हासिल थी कि वो अगर ट्रेन फौजी था तो मैं एक तरबियत याफ्ता कमांडो था। और मुझे मेरे इंस्ट्रक्टर ने होशंगाबाद के जंगलों में कमांडो ट्रेनिंग के दौरान ऐसे ऐसे गुर सिखाए थे कि अगर उनमें से कोई एक गुर पूरी महारत और ठीक वक्त पर इस्तेमाल करता तो सिख फौजी बच नहीं सकता था। मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं जेब में हाथ डालकर जहरीली सुई वाला बॉल पॉइंट पेन निकालकर उस पर फायर कर सकता। लिहाजा मुझे एक दूसरा गुर इस्तेमाल करना था। इसका मौका मुझे जमीन पर हाथ रखकर उठने से मिल सकता था। शर्त सिर्फ इतनी थी कि इस एक्शन के दौरान 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा भी जाया न हो। मैंने 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा भी जाया न किया। जमीन पर हथेलियां टिकाकर मैंने घुटने टेके, दोनों हाथ दोबारा खड़े कर लिए और जैसे ही उठा उसके साथ ही सीधी टांग का ठुड्डा पूरी कुव्वत के साथ सिख फौजी की टांगों के दरमियान उसके जिस्म के नाजुक हिस्से पर मारा। ये जर्ब एक कमांडो की जर्ब थी। सबसे पहले तो फौजी के हाथ से राइफल नीचे गिर पड़ी और वो दोहरा हो गया। ये कैसे हो सकता था कि मैं उसे ऊपर उठने का मौका देता। मैंने बिजली बनकर तेजी के साथ उसकी गर्दन पर भरपूर ताकत से बाजू की जर्ब लगाई। मैं नहीं चाहता था कि इस सिख फौजी के हल्क से कोई आवाज निकले। एक आवाज उसके हल्क से जरूर निकली, मगर ये खरखराहट की आवाज थी। वो जमीन पर ढेर हो गया। मैंने उसकी गर्दन अपने बाजू के शिकंजे में लेकर एक और झटका दिया, मगर वो मेरी पहली जर्ब में से मर चुका था। मैंने उसे वहीं जमीन पर डाल दिया और खुद औंधा लेट कर दाएं बाएं खारदार तारों के गुच्छों की तरफ गया। मुझे वहां कोई दूसरा फौजी नजर न आया। वहां ज्यादा अंधेरा भी नहीं था। अमृतसर के निवाह में पड़ी इंडियन इन्फेंट्री डिवीजन की इस टैंक रेजिमेंट के सारे कैंप के गिर्द खारदार तार के गुच्छे फैलाए हुए थे। मुझे उनको काट कर उनके टैंकों के करीब जाना था जो सितंबर की जंग में पाकिस्तान पर हमला करने के लिए वहां कैमोफ्लाज करके रखे गए थे। मैं जल्दी जल्दी प्लास की मदद से तार काटने लगा। मैंने बाड़ में इतना रास्ता बना लिया कि जहां से मैं रेंग कर कैंप के अंदर जा सकता था। मैंने प्लास वहीं छोड़ा और तारों के दरमियान जो रास्ता बन चुका था उसमें से रेंगता हुआ गुजर गया। अब मैं फौजी कैंप के अहाते में दाखिल हो गया था। मैं पेट के बल आहिस्ता आहिस्ता रेंग कर टैंकों की तरफ चला गया। जब मेरा और टैंकों का फासला 20 कदम रह गया तो मैंने पतलून की जेब से खुद बनाए हुए 6 ताकतवर ग्रेनेड निकाले। मुझे टैंकों के पीछे दूसरी तरफ से किसी फौजी की आवाज सुनाई थी। वो पंजाबी में किसी दूसरे फौजी को आवाज दे रहा था। मैंने पहले ग्रेनेड का कील निकाला और उसी टैंकों की तरफ उछाल दिया। उसके साथ ही मैंने दूसरे, फिर तीसरे और फिर चौथे ग्रेनेड के कील निकालकर उन्हें टैंकों पर फेंक दिए। पहले ग्रेनेड का जोरदार धमाका हुआ, फिर दूसरा फटा, फिर तीसरा। वहां चारों तरफ आग के शोले बुलंद होने लगे। लोहे के टुकड़े मेरे दाएं बाएं आकर गिरे। मैंने दूसरे 2 ग्रेनेड भी फटते हुए टैंकों की तरफ उछाल दिए। उसके साथ मैं लेटे लेटे पीछे को मुड़ा और तेजी से खारदार बाड़ के सुराख की तरफ लींगने लगा। वहां धमाके हो रहे थे, टैंक फट रहे थे और उनकी पेट्रोल की टैंकियां भी फट रही थीं। कैंप में एक शोर मच गया था। बुलंद होते शोलों ने सारा अहाता रोशन कर दिया था। मैं उठकर दौड़ते हुए देखा जा सकता था और पीछे से मुझ पर फायर भी आ सकता था। मैं जितनी तेज रेंग सकता था रेंग कर खारदार तारों के पास पहुंचा और सुराख में से दूसरी तरफ आते ही खेतों में घुस गया और जालिंदर रेलवे लाइन की तरफ दौड़ने लगा। कैंप की तरफ मशीन गन की फायरिंग शुरू हो गई थी। 2-3 ब्रस्ट मेरे सर के ऊपर से भी गुजरे। मालूम होता था कि कैंप के चारों तरफ अंधाधुंध ब्रस्ट मारे जा रहे हैं। मैं अब अंधेरे में था और जितनी तेज दौड़ सकता था दौड़ रहा था। कैंप में रोशनी का गोला फायर हुआ और दूसरे लम्हे सारा इलाका दिन की तरह रोशन हो गया। मैं फसल के अंदर छुप कर बैठ गया। ये पैराशूट वाला लाइट गोला था जो रोशन होकर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा था। जब वो नीचे आकर बुझ गया तो मैं उठकर फिर दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते जब मैं काफी आगे निकल गया तो 2 खेतों के दरमियान बनी हुई मींद पर बैठ गया। जरा सांस दुरुस्त हुआ तो मैं उठकर तेज तेज रेलवे लाइन की तरफ चलता गया। रेलवे लाइन पार करके मैं दूसरी तरफ खेतों में घुस गया। मैंने पीछे देखा। कैंप में अभी तक थोड़े थोड़े शोले उठ रहे थे, धमाके नहीं हो रहे थे। कम से कम मैंने दुश्मन के 6-7 टैंक जरूर तबाह कर दिए थे। जिस समत में जा रहा था उसके बारे में मुझे बचपन ही से मालूम था कि उधर गुरदासपुर और बटाले का इलाका है। स्कूल के जमाने में हम इन मैदानों में आकर दौड़ें लगाया करते थे और गुड़ियां पतंगे उड़ाया करते थे। अब मैं ये चाहता था कि जनूब मशरिक की जानिब जितनी दूर जा सकता हूँ चला जाऊं। फिर बटाला गुरदासपुर की रेलवे लाइन अबूर करके मुजेठा कस्बे के ऊपर से होता हुआ अमृतसर के कंपनी बाग के शुमाल में निकल आऊं। वहां से मैं अपने मुजाहिद साथी जहांगीर के घर पहुंच सकता था। ये सारा फासला मुझे दिन की रोशनी निकलने से पहले पहले तय करना था। सुबह होने के बाद मेरे पकड़े जाने का अंदेशा था। भारत की पूरी रिजर्व इन्फेंट्री डिवीजन अपनी एक टैंक रेजिमेंट के साथ अमृतसर के निवाह में पड़ाव डाले हुए थी।
दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। और कमांडो इतनी जबरदस्त सिक्योरिटी के बावजूद कैंप में घुसकर टैंकों को हिट कर गए थे। ये कोई मामूली बात नहीं थी। शहर में पुलिस और सीआईडी चारों तरफ गश्त कर रही होगी। मैं शहर में अजनबी था, वहां मेरा कोई ठिकाना नहीं था। पुलिस मुझे शुबे में पकड़ सकती थी, इसलिए जरूरी था कि सूरज निकलने से पहले पहले मैं अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊं। मैं खेतों खेत चलता गया, अंदाजे से अपना रुख कस्बा मुजेठा की तरफ कर लिया। रात का अंधेरा मुझे छुपाए हुए था। आखिर मुझे अमृतसर से गुरदासपुर जाने वाली रेलवे लाइन का सिग्नल दिखाया गया। मैं रेलवे लाइन पार करके एक मैदान में दाखिल हो गया, जहां एक गांव के करीब से गुजरा, जहां मकानों पर अंधेरा छाया हुआ था। कोई कुत्ता दूर से भौंका और फिर चुप हो गया। जिस वक्त मैं अपने कश्मीरी मुजाहिद जहांगीर के मकान पर पहुंचा तो पॉप हट रही थी और बड़ी सड़क पर गर्मियों की रात को लारी अड्डे के बाहर सोए हुए उठ रहे थे। एक बूढ़ा सिख गुरु नानक जी की बानी पढ़ता गुरुद्वारे को जा रहा था। शहर के मंदिरों से पूजा पाठ की, गुरुद्वारों से शब्द कीर्तन की आवाजें आ रही थी। सुबह की ठंडी हवा चल रही थी। जहांगीर के मकान का दरवाजा बंद था, मगर वो मेरे इंतजार में जाग रहा था। उसने दरवाजे को अंदर से चटखनी नहीं लगाई थी। मैं दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। वो चारपाई पर से उठ खड़ा हुआ। खुदा का शुक्र है कि तुम आ गए। मैंने धमाकों की आवाजें सुनी थी। मैं चारपाई पर बैठ गया और उसे सारी रुएदाद सुना दी। वो कहने लगा, अभी तुम यहाँ से बाहर नहीं निकलना। हम बातें करने लगे। थोड़ी देर में सुबह हो गई। मैं मकान के सहन के गुस्ल खाने में नलके के नीचे बैठा, नहाया, कपड़े बदले। खेतों में रात के वक्त रेंगने से तमीज पर गीली मिट्टी के दाग पड़ गए थे। जहांगीर नाश्ते के लिए होटल से चाय वगैरह ले आया। मैंने उससे पूछा कि वो श्रीनगर कमांडर शेरवान के साथ ट्रांसमीटर पर किस जगह से बात करता है। मैं उससे बात करके मालूम करना चाहता हूँ कि आजाद कश्मीर की सरहद पर भारतीय फौज की पोजीशन क्या है। वो बोला, ट्रांसमीटर यहाँ से दूर एक खुफिया जगह पर है। इस वक्त तुम्हारा वहां जाना मुनासिब नहीं। आजाद कश्मीर की सरहद पर भारत ने अपनी फौज बड़ी तादाद में जमा कर रखी है। इससे भी ज्यादा अभी किसी को कुछ मालूम नहीं। मैं सारा दिन जहांगीर के मकान में छुपा रहा। उसका मकान वाहगा अट्टारी बॉर्डर को जाने वाली बड़ी सड़क से थोड़ा हटकर था। जहांगीर मकान को बाहर से ताला लगाकर दुकान पर चला गया था। सड़क पर से भारी ट्रकों के गुजरने की आवाजें आना शुरू हो गईं। ये आवाजें दोपहर तक मुसलसल आती रहीं। जहांगीर अपने और मेरे लिए कुछ खाने को ले आया। उसने बताया कि जीटी रोड पर वाहगा की तरफ मिलिट्री कैनवॉय जा रहे हैं। इनमें इन्फेंट्री के ट्रक भी हैं और फौजी साजो सामान से लदे हुए ट्रक भी। लगता है आज रात कुछ होने वाला है। वो 25 अगस्त 1965 की रात थी। उस रात भारतीय तोपखाने ने आजाद कश्मीर के इलाके दर्रा हाजी पीर पर शदीद गोलाबारी शुरू कर दी। 26 अगस्त को इंडियन आर्मी के पूरे ब्रिगेड ने आजाद कश्मीर की चौकियों पर हमला कर दिया। भारत ने बेपनाह फौजी ताकत के साथ इन चौकियों पर हमला किया था। इन चौकियों पर आजाद कश्मीर की सिर्फ एक कंपनी मोर्चाबंद थी। मुजाहिदों ने आखिरी गोली तक दुश्मन का मुकाबला किया। मार्का खूंरेज था। दर्रा हाजी पीर और बेडोरी की चौकियों पर इंडियन आर्मी ने पूरे ब्रिगेड और डिवीजन के तोपखाने की 8 दिनों की गोलाबारी के बाद कब्जा कर लिया। इस दौरान मैं अमृतसर से निकलकर श्रीनगर पहुंच गया था और कमांडो शेरवान के साथ मिलकर आजाद कश्मीर पर हमला आवर फौज की सप्लाई लाइन को पहाड़ियों और घाटियों में शबखून मारकर जितना नुकसान पहुंचा सकता था पहुंचा रहा था। मगर भारत ने बेपनाह फौजी नफरी और साजो सामान के साथ हमले का आगाज किया था। हमारी इत्तलात बिल्कुल दुरुस्त निकली। भारत में पाकिस्तान पर जारहाना हमले का आगाज आजाद कश्मीर से किया था। हुर्रियत परस्त कश्मीरी मुजाहिदीन ने मकबूजा कश्मीर को इंडियन आर्मी के लिए जहन्नम बना दिया था। मैं भी हुर्रियत परस्त मुजाहिदों से मिल गया था। हम इंडियन आर्मी के गोला बारूद और पेट्रोल के जखीरे दिन दिहाड़े उड़ाने लगे। हम इंडियन आर्मी के फौजी कैनवॉयों पर हमला करते, पुलों को बारूद लगाकर उड़ा देते। अब हम छुपकर कमांडो एक्शन नहीं करते थे। भारत ने आजाद कश्मीर पर खुला हमला कर दिया था और वो पाकिस्तान पर भी हमला करने वाला था। कश्मीर मुजाहिदीन भी मैदान जंग में खुलकर सामने आ गए थे। इंडियन आर्मी के दस्तों से हमारी कई खुली झड़पें हुई थी। हम स्टेम गन्ने हर वक्त अपने साथ रखते थे। 29 अगस्त 1965 को जब भारतीय फौज रावलाकोट की तरफ बढ़ी तो उस वक्त पाक फौज मैदान में आ गई थी, क्योंकि भारतीय तोपखाने के गोले सीधे पाकिस्तान की सरहद के अंदर आ रहे थे। 30 अगस्त को भारतीय तोपखाने ने पूंछ की पहाड़ियों पर गोलाबारी की, जिसके जवाब में आजाद कश्मीर के ब्रिगेड के तोपखाने ने जवाबी गोलाबारी करके चमक के लोहे और सीमेंट के बंकरों को बुनियादों तक हिला डाला। पाक फौज ब्रिगेड बर्क रफ्तारी से पेशकदमी कर गए। 1 सितंबर को दिन के 10 बजे तक इंडियन आर्मी की चकपंडत, मनावर, झंडा, मलगुइयां और परसाला चौकियां पाक फौज के गाजियों के पांव तले रौंद दी जा चुकी थी। भारत फ्रांस से खरीदे हुए असलहे और टैंकों से हमारे दस्तों को रोकने की सरतोड़ कोशिश कर रहा था, मगर शाम तक पाक फौज ने देवा पर कब्जा कर लिया। आसमान पर भारत के 4 लड़ाका तैयारे नमूदार हुए। वो एडवांस करते पाकिस्तानी दस्तों पर आग बरसाने लगे। ऐन उस वक्त पाक फजाइया के 2 शहबाज पाकिस्तान की तारीख का पहला फजाई मार्का लड़ने के लिए छंप के आसमान पर पहुंच गए। पाकिस्तान के 2 तैयारे थे जिनका मुकाबला दुश्मन के 4 वैम्पायर और 2
कैमरा तैयारों से था जो बरतर तैयारे थे, मगर पाकिस्तान के शहबाज तहर बनकर दुश्मन के तैयारों पर टूट पड़े और देखते देखते चारों वैम्पायरों के फजा में परख जोड़ गए। कैमरा तैयारे भाग गए। 2 सितंबर को पाक फौज के दस्ते दरियाए तवी पर पहुंच चुके थे। शाम तक दरियाए तवी पार कर लिया गया। 5 सितंबर को पाक फौज ने फायरबंदी लाइन से 18 मील अंदर भारत के अहम जंगी मकाम जौड़ियां पर कब्जा कर लिया। अब पाक फौज के तोपखाने के गोले अखनौर में गिर रहे थे। भारतीय हाई कमांड में वावेला मच गया। आजाद कश्मीर के महाज पर भारतीयों को शिकस्त फाश का सामना ही न करना पड़ा था, बल्कि उनके हाथ से मकबूजा कश्मीर निकला जा रहा था। चुनाचे 6 सितंबर की सुबह अभी नहीं हुई थी कि भारत ने ऐलान जंग किए बगैर पाकिस्तान पर हमला कर दिया। रकबे के एतबार से भारत के मुकाबले में 7 गुना छोटे मुल्क पाकिस्तान पर यह बहुत बड़ा हमला था। यह हमला 3 तरफ से 3 डिवीजनों से किया गया। इन 3 डिवीजनों की मदद से भारत का नंबर 23 माउंटेन डिवीजन 7 था और एक इन्फेंट्री डिवीजन पूरी टैंक रेजिमेंट के साथ अमृतसर के करीब पाबरकाब था। ये वही डिवीजन था जिसके टैंकों को मैंने कमांडो अटैक से उड़ाया था। पाकिस्तानी फौज के शेरदिल जवान गाफिल नहीं बैठे थे। अगर उनकी नफरी 3 के मुकाबले में 1 की थी और भारत के मुकाबले में फौजी साजो सामान भी बहुत कम था, लेकिन पाक फौज के जवानों के सीनों में ईमान की हरारत बिजली की कड़क बनकर दुश्मन पर टूट पड़ी और पहली ही झड़प में मैदान भारतीय फौजियों की लाशों से पट गया। भारतीय अफसरों और सिपाहियों की लाशें एक दूसरे के ऊपर पड़ी थीं। दुश्मन के टैंक जल रहे थे। पाकिस्तान के तोपखाने ने वहदा से अट्टारी और अमृतसर तक कयामत पर पकड़ दी और भारतीय हाई कमांड के लाहौर पर दिन के 9 बजे तक कब्जा करने के नापाक अजायम खाक न मिल चुके थे। लाहौर जंगी तरानों से गूंज रहा था। सारी दुनिया के जंगी वाक़े निगार चश्मे हैरत से देख रहे थे कि पाकिस्तान की छोटी सी फौज ने भारत की इतनी बड़ी फौज को किस तरह शिकस्त दी है। पहले रोज इंडियन आर्मी ने जहां हमला किया था, जंग के आखिरी रोज वो उससे भी पीछे भाग चुके थे और पाक फौज ने दुश्मन के अहम तरीन कस्बे खेमकरन पर भी कब्जा कर लिया था। हमें मकबूजा कश्मीर में जंग की एक रिपोर्ट मिल रही थी। पूरी वादी कश्मीर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज रही थी। भारत के सरहदी शहरों से हिंदू सिख मकान खाली करके दिल्ली और बंबई की तरफ भागने लगे थे। भारतीय वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री ने अक़वाम मुत्तहिदा को हाथ जोड़कर कहा कि किसी तरह जंगबंदी कराई जाए। चुनाचे 23 सितंबर की सुबह 3 बजे फायरबंदी हो गई। भारतीय हाई कमांड ने पाकिस्तान से अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे पर अमल करते हुए कश्मीरी मुसलमानों पर अपने वहशियाना मुजालिम तेज कर दिए। कश्मीरी मुसलमानों के गांव जला डाले। निहत्ते देहातियों को बेदरीख शहीद करना शुरू कर दिया। हुर्रियत पसंद मुजाहिदों ने भी भारतीय फौजियों पर तलेराना हमले शुरू कर दिए और अगर एक कश्मीरी मुसलमान शहीद किया जाता तो उसके मुकाबले में कम से कम 6 भारतीय फौजी हलाक कर डालते। हम घात लगाकर भी इंडियन आर्मी के दस्तों और कैनवॉय पर हमले करते और अगर कोई ऐसा मौका आ जाता तो सामने आकर भी मुकाबला करते और मोर्चे संभाल कर अंधाधुंध फायर करते। इन मार्कों में मेरे साथ कमांडो शेरवान और कमांडो औरंगजेब भी शरीक होते। हम दरख्तों या टीलों के पीछे से फायर करते निकलते और डोगरा, सिख या गुरखा फौजी दस्तों पर स्टेन गन्नों के ब्रस्ट फायर करते, उन्हें मौत की नींद सुलाते या जख्मी करके रूपोश हो जाते। बकौल मोहतरम इनायतुल्लाह, भारत ने पाकिस्तान पर 21 डिवीजनों से हमला किया था। पाकिस्तान के पास 5 डिवीजन भी पूरे नहीं थे। दुश्मन के तकरीबन 500 जदीद लड़ाका बम्बार तैयारों के मुकाबले में पाकिस्तान के पास सिर्फ 133 तैयारे थे। पाक बहरिया के जंगी जहाजों की तादाद भी भारत की नेवी के मुकाबले में बहुत कम थी। इंडियन नेवी के पास तैयारा बरदार बहरी जहाज भी थे, लेकिन इसके बावजूद भारत को इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा और 3 दिनों में पूरे पाकिस्तान पर कब्जा करने का ख्वाब देखने वाले भारत के वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री ने तीसरे ही दिन अपनी फौजों पर पाकिस्तान की फौज का कहर बरसता देखा तो बिलबिला उठा और उसकी दुहाई अक़वाम मुत्तहिदा में पहुंची कि हम इस वक्त फायरबंदी के लिए तैयार हैं। ये मौज़ा मिल्लत पाकिस्तान के जज्बे का था। ये मोमिनीन के ईमान का करिश्मा था। ये फौज और कौम के इत्तेहाद और यगानियत का समर था। जम्मू कश्मीर के कोने कोने में पाकिस्तान की फतह और भारत की इबरतनाक शिकस्त पर खुशी की लहर दौड़ गई। हुर्रियत परस्तों की तहरीक आज़ादी में एक नया जोश, एक नया वलवला बेदार हो गया। लेकिन भारत ने अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए वादी कश्मीर में नई फौज छोंप दी और कश्मीरियों पर जुल्म सितम की कार्रवाइयों में इजाफा कर दिया। कश्मीरी निहत्ते थे, उनके पास कुछ नहीं था। भारतीय फौज जदीद असलहा और फौजी ट्रेनिंग के साथ कश्मीरियों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ रही थी, लेकिन हुर्रियत परस्त कश्मीरियों का जज्बा ईमान चट्टान से भी ज्यादा मजबूत था। वो हर महाज पर, हर गली, हर घाटी, हर वादी और हर गली कूचे में भारतीय गासिब फौजियों का डट कर मुकाबला करते रहे। अपनी जिंदगियों के नजराने भी दे रहे थे और दुश्मन के भी परखचे उड़ा रहे थे। मैं कमांडो औरंगजेब और कमांडो शेरवान भारतीय फौजियों के कैनवॉय पर घात लगाकर हमले करने, उनके मोर्चों पर और चौकियों पर शब खून मारने, उनके गोला बारूद और पेट्रोल के जखीरे उड़ाने में मसरूफ थे। हमारे साथ हमारे हुर्रियत परस्त कश्मीरी मुजाहिद और दूसरे कमांडोज भी थे। दूसरी तरफ वादी के इलाके में भारतीय फौजी निहत्ते कश्मीरियों के घरों को
को आग लगा रहे थे, औरतों की बेहुरमती कर रहे थे और बच्चों बूढ़ों को बेदरीक कत्ल कर रहे थे। हमें खबर मिलती कि फौजी किसी गांव को नजर आतिश कर रहे हैं, तो हम किसी न किसी तरह वहां पहुंचकर उन पर फायरिंग खोल देते और जितने भारतीय फौजी मार सकते थे मार डालते।